गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ सम। देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब भुजाएं। अब देखो, बाग कैसा है? आयताकार, ठीक है, और उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहले मैं मान लेती हूं, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर में x मीटर, मीटर में दिए हुए हैं ना, इसीलिए आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर में y मीटर, ठीक है। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है हमें? पढ़ो ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़ो कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब मैंने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई को बराबर रख दिया। इन्होंने कहा है कि लंबाई अधिक है, यानी x अधिक है, लेकिन बराबर रखा है मैंने। बराबर ये दोनों कब होंगे? जब मैं चौड़ाई में +4 कर दूंगी, ठीक है ना। अब यहां से एक समीकरण बन जाएगी x माइनस वाई बराबर 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं कि उस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखो, परिमाप का आप सबको पता है कि परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है ना। अब देखो, ये आयताकार बाग है, इसकी लंबाई मैंने x मानी है, चौड़ाई मैंने y मानी है। परिमाप अगर आपको फॉर्मूला ना भी याद हो तो आपको मैंने बताया हुआ है आपने कैसे करना है। इसकी सभी भुजाओं का क्या कर देना है? सम। अब मैं इनका सम कर रही हूं तो ये क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस 2y, 2 कॉमन x प्लस वाई। आ गया वही फॉर्मूला, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। अब ये तो है आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप इतना हो गया, लेकिन हमें क्या कहा गया है? अर्ध परिमाप। तो अब मैं आयत का क्या निकालूंगी? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप। अर्ध निकालने के लिए हम परिमाप को किससे भाग कर देंगे? 2 से, ठीक है। तो हमारा परिमाप कितना आया? x प्लस वाई। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। तो अब दूसरे प्रश्न के अनुसार, अब इनके हिसाब से परिमाप कितना है? 36 मीटर, और हमारा अर्ध परिमाप कितना आया? x प्लस वाई। इसीलिए x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 36 के, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सोल्व करती हूँ। अब पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब हमें नहीं कहा गया कि किस विधि से करना है। आपने ग्राफीय विधि से हल निकालना है या सिंपल आपने इक्वेशन को सोल्व करके हल निकालना है। अब हम कौन सी एक्सरसाइज करें? ग्राफीय विधि वाली, ठीक है। इसीलिए हम इसको ग्राफ वाली विधि से हल करेंगे, लेकिन पेपर में जब तक आपको ना कहा जाए कि ग्राफ से, तो ही आपने ग्राफ से करना है, नहीं तो आपने नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इसका क्या निकाल लूंगी? टेबल बनाऊंगी। इसकी y क्या आ जाएगा? x माइनस 4। यहाँ से y क्या आ जाएगा? 36 माइनस x, ठीक है। अब मैं इसकी टेबल बना रही हूँ, x y, ठीक है, x y। अब मैंने x को 0 रखा पहले, तो y कितना आ जाएगा? -4, ठीक है। अब मैं x को रख लेती हूँ 4, तो y कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब और कुछ रख लो, 8 रख लो, 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ x की जगह 1 2 3 वगैरह पुट करती हूँ तो मेरे पास बड़े बड़े नंबर आएंगे, 35 34, ठीक है। इससे बड़े नंबरों से बचने के लिए मैं यहाँ बड़ा पुट करती हूँ। अगर मैं x को 18 पुट करूँगी तो 18 आएगा, ठीक है। 20 पुट करूँगी तो क्या आएगा? 16 आएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ और पुट करो, 16 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम टेबल उस पर बनाते हैं, ग्राफ पर। ये देखो बेटा, अब मैंने ये ग्राफ पर
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बना लिए हैं और इस पर मैंने ये नंबर भी इस हिसाब से दिए हैं कि 4 4 का डिफरेंस करके लिए हैं, क्योंकि अब हमारे पास बड़े नंबर हैं 18, 36, 20 और अगर अब मैं 1 1 के गैप से करूंगी तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा ग्राफ, इसीलिए मैंने इसको 4 के डिफरेंस पे बनाया है सभी जगह। ठीक है, तो अब देखो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जब x 0 है तो y कितना है -4, यहाँ नीचे की तरफ 0 और -4। जब x 4 है तो y कितना है 0, x 4 है तो y है 0। ठीक है, x 8 है तो y कितना है 4, यहाँ आ जाओ। ठीक है, 8 और 4। ठीक है, तो ये हमारी लाइन जो है ऐसे बनेगी। ठीक है, अब दूसरा देखो x 18 है, 18 कहाँ आएगा 16 और 20 के बीच में, यहाँ पर आएगा ना 18 है तो y भी 18 है, यानी यहाँ पर। ठीक है, इधर से भी 18 के सामने और इधर से भी 18 के सामने, यहाँ आ जाएगा हमारा 18 और 18। अब x जब 36 है तो y कितना है 0। ठीक है, x जब 20 है तो y कितना है 16, यहाँ पर। ठीक है, 20 है तो 16। ठीक है, अब इस लाइन को मिलाओ। अब देखो, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो हैं रेखाएं कहाँ पर मिलेंगी। अगर मैं इसमें 18 रखूं, हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पर हमारी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ थी x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, आपको इससे बचने के लिए कि हमारे ग्राफ का सॉल्यूशन कौन सा होगा, आप इन दोनों समीकरणों को रफ में सोल्व करके देख सकते हो। देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 36, मैंने इनको सोल्व कर दिया। 2x इक्वल टू 40, x क्या आया 20, और यहाँ रखेंगे तो 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20 माइनस 16, y क्या है 16। यानी जो अपना ग्राफ है वो 20 और 16 पे जो है वो हमारा बनेगा मीटिंग पॉइंट। इसका मतलब मैं इसका ग्राफ एक 20 और 16 पे और बना लूँ। यहाँ से हमारा y क्या आया था x माइनस 4, तो मैं यहाँ x को क्या रख दूँ 20, x को अगर मैं 20 रख दूँ तो y कितना आ जाएगा 16। अब देखो, अब ये पॉइंट नोट करने वाला है बेटा, क्योंकि पेपर में हमें ये ध्यान नहीं आएगा कि हमारी रेखाएं कहाँ मिलेंगी, तो आपने रफ में ये सोल्व करके देख लेनी है दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करके देखोगे तो आपका x 20 आएगा, y 16 आएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कहाँ मीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों लाइनें जो हैं वो हमारी मिलेंगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। अब सॉल्यूशन हमारा क्या है, जहाँ पर दोनों ये जो लाइनें हैं ये मिल रही हैं, यानी 20 और 16 वाले पॉइंट पर। इसका मतलब बाग की लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर और बाग की चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख दो, ग्राफीय विधि से आपने इसको सोल्व फेयर में नहीं करना, क्योंकि अगर आपको ग्राफीय विधि से कहा गया है तो आपने ये ग्राफ में ही दिखाना है। ठीक है, ये आपको रफ में करके देखना है। ग्राफीय विधि से हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों की रेखाएं 20,16 बिंदु पर मिलती हैं, इसीलिए हमारा हल क्या है 2016 बिंदु होगा, है ना। इसका क्या मतलब है, पहला पॉइंट x का, x हमने क्या मानी थी लंबाई, इसीलिए आयताकार बाग की लंबाई
बराबर में 20 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है, समझ आ गई। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा है संपाती रेखाएं हो। अब आप जरा याद कीजिए कि हमारी प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती थी, समांतर रेखाएं कब होती थी और संपाती रेखाएं कब होती थी। अब मैं आपको एक बार याद दिलाती हूँ कि कब हमारी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती थी, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता था। ठीक है, तब रेखाएं कैसी होती थी, प्रतिच्छेद करती। समांतर कब होती थी, जब a1 बटे a2 बराबर होता था b1 बटे b2 और नॉट इक्वल होता था c1 बटे c2 के, तब कैसी रेखाएं होती थी, समांतर रेखाएं। ठीक है, और संपाती रेखाएं कब होती थी, जब ये तीनों हमारे बराबर होती थी। ठीक है, तब रेखाएं कैसी होती थी, संपाती। अब हमने दूसरी समीकरण निकालनी है, यानी हमने अब a2 b2 और c2 निकालने हैं। हमें पहली समीकरण दी गई है, हमें ये समीकरण दी गई है, इसका मतलब हमें हमारे पास a1 भी है, b1 भी है और c1 भी। ठीक है, अब मुझे दूसरी समीकरण निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यानी ये वाली कंडीशन चाहिए मुझे, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब a1 हमारा कितना है, 2, a2 हमने निकालना है, b1 कितना है, 3 और b2 हमने निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों कब बराबर नहीं होंगे, जब यहाँ पर ना तो 2 हो और यहाँ पर 3 ना हो। इसके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ। ठीक है ना, 2 और 3 को छोड़कर, और 2 और 3 इधर 2 का कोई मल्टीपल और इधर 3 का कोई मल्टीपल ना हो। ठीक है ना, इसके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अब हम 4 भी नहीं रख सकते, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और यहाँ 6 नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाद ये काटने पे फिर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ कुछ भी रख दो आप, सिर्फ इनको छोड़कर 2 3 और 2 और 3 के गुणज, इनको छोड़कर आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो। जैसे समझो मैंने यहाँ पर रख दिया 5 और यहाँ पर रख दिया 7। ठीक है ना, तो 2/5 रख सकती हूँ मैं, यहाँ रख सकती हूँ 7। तो इसका मतलब a2 तो हो गया क्या, 5, और b2 क्या हो गया, 7। अपनी मर्जी से आप c2 कुछ भी रख सकते हो, जो आपका मन करे, 0 1 2 3 अप टू कुछ भी, कोई भी गिनती में आप 100 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना, तो अब मेरे पास फिर समीकरण क्या बनेगी, 5x प्लस 7y, चाहे यहाँ माइनस ले लो, यहाँ माइनस ले लो, आपको छूट है, आप कुछ मर्जी रख लो। ठीक है, तो अब ये 5x प्लस 7y माइनस 100 बना दी मैंने। अब इस सब में आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, बस आपकी ये दोनों कंडीशन सोल्व होनी चाहिए कि आपकी जो पहले वाली है समीकरण और जो दूसरे वाली समीकरण है, उसमें से अगर आप a1 बटे a2 निकालोगे और b1 बटे b2 निकालोगे तो वो नॉट इक्वल आना चाहिए बस। ठीक है ना, तो अब हमने एक समीकरण लिख दी, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरे केस में हमने ये देखना है कि रेखाएं कैसी हों, समांतर हो। इसका मतलब अब हमारा a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, रेखाएं समांतर होंगी यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो। अब a1 तो है 2, b1 है 3, अब a2 और b2, अब इनको मैंने बराबर करना है। ठीक है ना, अब इनको बराबर करना है मुझे, लेकिन c1 बटे c2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी यहाँ आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने इक्वल कर दिया तो हमारी रेखाएं समांतर की बजाय कैसी हो जाएंगी, समपाती। ठीक है ना, तो अब इसको हमारा नोट, अब हमारा c1 क्या था, -8, अब c2 हमने निकाली। ठीक है, अब इसको ध्यान से कुछ भी रख लो आप, जैसे मैंने यहाँ रख दिया 4। ठीक है, तो अब यहाँ आप 6
रख सकते हो, क्योंकि इन दोनों को आपने बराबर करना है। इसको इससे काटा 1/2, इसको 6 से काटेंगे 1/2, वो हमें चाहिए इसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 रख दिया, यहाँ 6 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ भी रख दो, यहाँ 7 रख दो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं A2 मेरा क्या हो गया 4, और B2 क्या हो गया 6, और C2 क्या हो गया 7, ठीक है। तो क्या बन जाएगी समीकरण बन जाएगी 4x + 6y + 7 = 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप रफ में लेके भी देख सकते हो, जो हमें दी गई थी 2x + 3y - 8 = 0, और हमने जो निकाली है 4x + 6y आएगा यहाँ + 7 = 0। इसमें से निकाल के देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, 2/4, 3/6 और -8/7। ये देखो ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे, है ना, और ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारा A1/A2 और B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब रेखाएं हमारी कैसी हैं, समांतर, ठीक है। अब तीसरे पार्ट में हमने क्या करना है, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। संपाती कब होती हैं रेखाएं, ये जब आप लिखो यहाँ रेखाएं संपाती होती हैं यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब A1 क्या है 2/A2, B1 क्या है 3/B2 और C1 क्या है -8/C2। अब मुझे तीनों को बराबर लेके आना है, ठीक है। अब तीनों बराबर कैसे हो सकते हैं, मैं यहाँ पर इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ नीचे, क्यों, ताकि वो कटने पर सारे बराबर आ जाएं। यानी नीचे लिख देती हूँ मैं 4, यहाँ लिख देती हूँ 3 2 = 6 और यहाँ लिख देती हूँ -60, ठीक है। देखो अब ये तीनों बराबर बन रहे हैं ना, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब हमारी दूसरी जो समीकरण है वो क्या बनेगी, 4x + 6y - 16 = 0। अब आप हल करके देख सकते हो, पहली समीकरण थी हमारी 2x + 3y - 8 = 0, दूसरी है 4x + 6y - 16 = 0। यहाँ से निकालो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, आगे ना इक्वल। इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, संपाती। तो संपाती रेखाओं के लिए हमने ये समीकरण निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। देखियो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, समीकरणों x - y। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, x - y + 1 = 0 का और 3x + 2y - 12 = 0 का, ठीक है। पहले इसके लिए टेबल बनाओ, तो हमारा y क्या हो जाएगा, x + 1, इधर से 2y = 12 - 3x, y आ जाएगा 12 - 3x/2, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनना जल्दी से, x को हमने रखा 0 तो y क्या आया 1, x को रख लो 3 तो y कितना आ जाएगा 4, x को रखो 6 तो y कितना आएगा 7। देखो अब हमने जो है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमने त्रिभुज बनानी है। एक ग्राफ पर हमने एक त्रिभुज बनानी है और त्रिभुज की रेखाएं कैसी होनी चाहिए, एक तो x अक्ष होना चाहिए, x अक्ष पर y जो है वो हमारा 0 होता है। देखो जैसे हम यहाँ हमारी x एक्सिस होती है, यहाँ y एक्सिस होती है, यहाँ पर 0 0 होता है ना, ये x अक्ष है। अब x अक्ष पर y 0 होता है, इसका मतलब मैं एक पॉइंट निकाल लूं y को 0 रखने पर, ठीक है। तो अब मैंने y को 0 रखूंगी तो x + 1 क्या आ जाएगा 0, x + 1 0 हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा -1, ठीक है। ये पॉइंट आपने निकालना है, इसके बिना हमारी त्रिभुज नहीं बनेगी, ठीक है। अब इसकी टेबल बनाओ आप,
y इक्वल टू 12 माइनस 3x/2 को रखो यहाँ 0, तो 9/2 रहने दो क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 2 रखो, x को रखा मैंने 2, तो 12 माइनस 6, 6/2 3। ठीक है, अब 3 रखो, वो भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। 4 रखो तो ये आ जाएगा 0/2 0। ठीक है, 4 रख दें यानी हम। ठीक है, अब इसमें भी y को 0 रख के देखो। y को जब मैं यहाँ 0 रखूँगी तो 12 माइनस 3x क्या आ जाएगा 0, तो 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। x क्या आ जाएगा 12/3 4। यानी अब जब मैं y को 0 रखूँ तो 4, तो ये तो पॉइंट हमने निकाल ही लिया। अब और क्या रखें, 2 4 6 रखें, हाँ 6 रख लो यहाँ पे। 6 रखेंगे तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 18 प्लस 12 माइनस 6/2 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसका ग्राफ देखो। अब हमारे पास क्या था, ये टेबल क्या थी अपने पास, ये हाँ देखो, अब हमारे पास x 0 है तो y कितना है 1, 0 है तो 1, 0 1 हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया x कितना है 3 और y कितना है 4, यहाँ आ जाएगा 3 और 4। x कितना है 6 तो y कितना है 7, 6 और 7। x है -1 तो y कितना है 0, -1 और 0। ये तो हमारा बन गया एक समीकरण का ग्राफ। इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ लिख दो ये कौन सी इक्वेशन का है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी। अब दूसरा देखो, x कितना है 2 तो y कितना है 3, यहीं पर 2 और 3, ये हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया ना। दोनों ही 2 और 3 उसी रेखा पर आ रहा है पहले वाली समीकरण पर, इसका मतलब ये हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया। अब इसको आपने याद रखना है, इसको थोड़ा डार्क कर लो। x कितना है 4 तो y कितना है 0, 4 और 0। x कितना है 6 तो y कितना है -3, x 6 है और y कितना है -3। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे पहले ही हमारी त्रिभुज कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो ऐसे बनेंगी हमारी। अब ये देखो, ये अब दोनों समीकरणों से हमारा क्या बन गया है, एक त्रिभुज। ये देखो, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको। आपने इस त्रिभुज को शेड कर देना है, इस पर इसको शेड करो। देखो ऐसे इसको शेड करके दिखा दो। ठीक है, इसको अच्छे से शेड कर देना आप। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ओके, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय।